सो क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए, वाच्य क्रिया के जिस रूप से ठीक है, क्रिया के जिस रूप से, मतलब कि वो संज्ञा पे निर्भर है कि यह जाना जाए कि कर्ता पे निर्भर है कि कर्म पे निर्भर है। वाक्य में क्रिया द्वारा कही गई बात का विषय कर्ता है या कर्म है या भाव है, कि वाक्य में कही गई बात, कही गई बात, कोई बात कही जाती है का विषय, मतलब प्रधान क्या है, विषय कर्ता है या कर्म है या भाव है, तो उसे वाच्य कहते हैं, उसे वाच्य कहते हैं। जैसे कि आप देखें कि देखो राम बिस्तर पर सो रहा है, तो राम का सोना महत्वपूर्ण है, यहाँ पर यह कर्ता महत्वपूर्ण है, राम सो रहा है, तो राम बिस्तर पर सो रहा है, तो यहाँ राम महत्वपूर्ण है, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या चीज हो जाएगी, कृतवाच्य। क्यों कृतवाच्य हो जाएगी, कृतवाच्य ना। अब ये देखिए कि कृतवाच्य में क्या होता है, इसमें कर्ता प्रधान होता है, इसमें कर्ता प्रधान होता है और उसका सीधा संबंध क्रिया से होता है, प्रधान होता है और प्रधान संबंध जो भी है क्रिया का सीधा, क्रिया का सीधा या प्रधान संबंध किससे होता है, प्रधान संबंध कर्ता से होता है। अब जरा यहाँ देखिए कि ये कर्ता है और ये है बिस्तर, क्या है कर्म, और ये क्या है सो रहा है, ये पूरा क्या है क्रिया। तो अगर ये बात आगे बढ़ेगी तो जैसे हम कहेंगे कि राम बिस्तर पर सो रहा है, राम सो रहा है, तो अब इसमें अगर जब दूसरे पर ये कम्युनिकेट होगी, राम को कोई नहीं हटा पाएगा। इसमें चीज़ें अगर हटेंगी तो लोगों को प्रधान है क्या चीज़ मालूम है कि बिस्तर पर को हटाया जा सकता है, राम सो रहा है, चार आदमी बात करेंगे तो बिस्तर हट गया, ठीक है। दीपांशु को प्रधानाचार्य ने पुरस्कार दिया, दीपांशु को पुरस्कार दिया गया, दीपांशु को पुरस्कार दिया गया, अब प्रधानाचार्य हट गए, तो जिस चीज में कर्ता अपने ओरिजिनल प्लेस पर आए, पहले की प्लेस पर आए, तो वो कर्तवाच्य है, इसमें वो प्रधान हो गया। अब दूसरा कर्मवाच्य, यानी ठीक है, जैसे कर्मवाच्य, इसमें क्या होता है कि ना कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, बिस्तर पर राम के द्वारा सोया जा रहा है, बिस्तर पर सोया जा रहा है, तो बिस्तर मुख्य हो गया, बिस्तर पर सोया जा रहा है, ठीक है। अब वहाँ पर बात की जा रही है कि राजपक्षे के बिस्तर पर लोग चढ़े थे, कुत्ते को वहाँ पर पेशाब करवा रहे थे, तो वो राष्ट्रपति था, राष्ट्रपति के बिस्तर हाईजैक कर लिया था उसका, तो बोले अपने कुत्ते को टॉयलेट करा रहे थे उसके बिस्तर पर, राजपक्षे के बिस्तर पर, तो वहाँ क्या प्रधान हो गया, मतलब प्रधान क्या है कि अब यहाँ पर क्या प्रधानाचार्य द्वारा राम को पुरस्कार दिया गया, तो बात अब द्वारा आ गई, प्रधानाचार्य द्वारा पुरस्कार दिया गया,
मोदी द्वारा पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया, वो बात हट गई। जब द्वारा आ जाए ना तो कर्म प्रधान हो गए। वैसे हम ये भी कह सकते थे कि जैसे गजेंद्र को मोदी ने पुरस्कार दिया, अगर ऐसे बोलते तो यहाँ पर मुख्य होता गजेंद्र को पुरस्कार दिया गया, तब यहाँ वो हो जाता। लेकिन अगर हम चाहें तो यहीं पर हम ये हमारी मर्जी कि हम प्रधानता किसको देते हैं, इंडिविजुअल के ऊपर है कि वो किसे प्रधानता दे रहा है। तो घटना को लोग अलग अलग तरीकों से लेते हैं। तो अब कर्म प्रधान होगा तो उसे क्या कहेंगे, ये कृतवाच्य कर्ता प्रधान है क्या, और इसमें किसी भी प्रकार से कर्ता का ओमिशन नहीं किया जा सकता, कर्ता का लोप नहीं किया जा सकता। जबकि कर्म प्रधान में क्या होता है कि क्रिया का संबंध कर्म से होता है। तो क्रिया का संबंध कर्म से है, कर्म से है, और इसमें कर्म प्रधान होता है। कर्म का मतलब ऑब्जेक्ट, कर्ता मतलब करने वाला, कर्ता का मतलब सब्जेक्ट जो कर रहा है, और ये जिस पे काम किया जा रहा है उसे क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट प्रधान है। तो जैसे बिस्तर पर राम द्वारा सोया, हाँ ऐसा कह सकते हो। तो इस पुस्तक, जैसे पुस्तक राम द्वारा पढ़ी जा रही है, राम द्वारा पढ़ी जा रही है, उसी को वो कहेगा कि कर्मवाच्य से कर्तवाच्य में बदलो। या बिस्तर पर राम द्वारा सोया जा रहा है। रावण राम द्वारा मारा गया, तो रावण यहाँ पर मारा गया, रावण ऑब्जेक्ट है। रावण खुद को नहीं मारेगा, वो तो मारा गया है, तो वो चीज नहीं, ये पैसिव वॉइस है, ये सेंटेंस ही पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में हाँ, जब ऑब्जेक्ट शिफ्ट कर ले सब्जेक्ट का प्लेस, ठीक है। तो रावण सब कुत्ते द्वारा मारा गया, राम द्वारा मारा गया, ठीक है। जैसे आप ये समझे, कहीं पर हमें ये करना पड़ता है। जैसे हम कहें कि ये बात हो जाए कि पुलिस ने चोर को पकड़ लिया गया है, तो फिर दूसरा चोर को पकड़ लिया है, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, सुनिए। तो लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रधान है क्योंकि पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, लेकिन दूसरे लोग जो सामान्य आदमी है, तो अब इसमें ये कहेंगे चोर पुलिस द्वारा पकड़ा गया है, फिर दूसरे के पास जाएगी चोर पकड़ लिया गया है, चोर पकड़ लिया गया, पुलिस हटी गई। यानी कहीं कहीं लोग कर्म को प्रधान मानते हैं। और ये पर्सपेक्टिव है कि हम किसे मुख्य मानते हैं। दोनों ने कहा जो हमारे यहाँ रोज चोरी कर रहा था चोर पकड़ लिया गया, तो पैसिव वॉइस में क्या हो गया कि पहले पुलिस ने चोर को पकड़ा, और दूसरा क्या है, उसमें है कि चोर पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है। जैसे इसमें हट जाएगा तो इसमें कैसे चोर कैसे हट जाएगा, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया तो इसमें कैसे हट जाएगा। चाहे तो हटा दो और चाहे तो ना हटाओ। The thief has been caught by पुलिस हटा दो तब भी पैसिव वॉइस है। ना दूसरे वाले में नहीं, पहले वाले में। पुलिस ने चोर को पकड़ा। तो इसमें प्रधान है सब्जेक्ट अपने प्लेस पे आ रहा है, वही प्रधान। नहीं, जब सब्जेक्ट अपने प्लेस पे आएगा तो उसी की प्रधान है, और जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को चेंज कर ले तो ऑब्जेक्ट की प्रधानता है। पर अगर हम तो इसमें पुस्तक राम द्वारा पढ़ी गई तो किसकी प्रधानता हो गई, पुस्तक। अब बोलिए इस फर्स्ट वन में अगर हम बोलेंगे पुलिस ने पकड़ लिया है तो मतलब क्या पकड़ लिया, नहीं तो उसमें लिखो, उसमें तो डाउट उठेगा। नहीं तो डाउट उठेगा तो पूरा लिखो, लेकिन सब्जेक्ट प्लेस पर है तो कृतवाच्य है, कर्ता प्रधान। तो अमीशन या करना या न करना, वो सेंटेंस एक स्मूथ सेंटेंस होना चाहिए, लेकिन हमारी मर्जी अगर हो पा रहा है तो हम अमिट कर भी सकते हैं। लेकिन इसमें कई बार जैसे राम सो रहा है तो कहीं कहीं पर हो चुका है अमीशन। जैसे राम बिस्तर पर सो रहा है, कुछ लोग कहेंगे नहीं राम सो रहा है, हमें क्या कहना है कि बिस्तर पर सो रहा है। अमीशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो आपकी मर्जी। लेकिन राम की जगह आया है, कर्ता की जगह आया है कि नहीं, ठीक है। ये देखो तो कर्मवाच्य हो गया, और तीसरा भाववाच्य, इसमें नहीं मतलब सत्य में
अब देखें भाववाच्य में क्या होता है कि इसमें भाव की प्रधानता होती है, कर्ता या कर्म की नहीं। इसमें भाव की प्रधानता होती है कि काम के तरीके की, भाव की हाँ सर पावर कभी नेगेटिव में हो सकती है। प्रधानता होती है, संकेत कर्ता या कर्म की नहीं, कर्ता या कर्म की नहीं प्रधानता होती। जैसे क्वेश्चन में इसमें भाव भाव की प्रधानता होती है, मुझसे बैठा नहीं जाता, तो ये बैठने के प्रकार पर है वो भाव। मुझसे चला नहीं जाता, मेरे द्वारा बैठा नहीं जाता। मेरे द्वारा बैठा नहीं जाता, यानी यहाँ मुख्य क्या है कि मेरे- बैठा नहीं जाता। तो ये कुछ भी लिखा जा सकता है कि मेरे द्वारा पढ़ा नहीं जाता, ठीक है। तो मुझसे बैठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, आप मेरे द्वारा भी लिख सकते हो, लेकिन प्रधान क्या है बैठा कि जो क्रिया है उसका प्रकार, क्रिया का करने का तरीका, ठीक है, वो चीज क्या है भाववाच्य में हो गई। तो इसी तरीके से मेरे द्वारा, ठीक है, पढ़ा नहीं जाता मेरे द्वारा पढ़ा नहीं या मेरे- चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। मेरे द्वारा चला नहीं जाता। तो इन सब में क्या चीज प्रधान है, पढ़ा नहीं जाता। पढ़ा नहीं जाता, मेरे द्वारा चला नहीं जाता, नहीं जाता, ये प्रधान है, इसका भाव है। दैट इज वे ऑफ वर्किंग। जैसे राम के द्वारा धीरे धीरे चला जाता है, तो वो उसका भाव हो गया। इतनी बात हो गई। अब आगे देखिए कि हम देखेंगे कि रचना के आधार पर भेद। तो ये हो गया वाच्य। तो इतना ही है। ओके सर। इतना ही, इसमें से आ जाएगा। मस्त। 10 मिनट में stop करें। सर हमारे सर ने इसी चीज को कराने में 2-3 दिन लगा। नहीं, आपको समझ में आ गया ना। हाँ सर, आ गया अच्छे से। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो देखो, जैसे शब्द के भेद, कुछ चीजें देख लें जिससे कि सर जैसे मेरी बुक पार्ट्स रहेगी। ऑफ स्पीच होती है, तो वैसे ही क्या होता है, शब्द के भेद होते हैं। तो जरा देखिए नाउ, अब ये देखो, शब्द के भेद। शब्द जब तक शब्दकोश में रहते हैं, डिक्शनरी में, तब तक वो शब्द कहलाते हैं। जैसे वो किसी वाक्य में प्रयुक्त होते करते हैं तब वो पद कहलाते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, तो अब राम ने पद हो गया। राम भी पद हो गया, ने भी पद हो गया, रावण भी। शब्द जब तक शब्दकोश में है, शब्द कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं। और वाक्य में प्रयुक्त होते ही, वाक्य में प्रयुक्त होते ही पद कहलाते वे पद कहलाते हैं, कहलाते हैं। शब्दों के समूह को पदबंध कहते हैं। अगर शब्दों का समूह, वो भी हम आगे देखेंगे। जरा देखें कि अगर यहाँ देखिए कि लड़की, तो जैसे लड़की खाना खा रही है और लड़कियां खाना खा रही हैं, तो क्या होगा, लड़कियां खाना खा रही हैं। खा रही हैं, तो लड़की से क्या बन गया, लड़कियां बन गया। तो ये इस तरीके से अब ये पद हो गया। और ये भी हम कह सकते हैं कि लड़कियों ने खाना खाया, खाना खाया।
यार सर सही ये past tense तो हो गया ये ना। सारे पद हो गए, ये क्या हो गया बताओ? पद पद हो कैसे? गए। हाँ, सर सारे पद ये हैं। सारे मतलब खाना भी खा भी- खाना नहीं, इन्हीं सबको। क्यों? सर ये क्यों? क्योंकि जब वो क्या होता है तो विभक्तियों से युक्त होकर वे पद कहलाते हैं। तो यहाँ ये सारे चारों पद हैं, लड़की, लड़कियां, लड़कियों, खाना भी तो पद हुआ है। वो अलग पद है। तो है तो पद। हाँ पद, ये सब अलग अलग पद है, हम्म। ठीक है ना। पदों से मिलकर वाक्य की रचना होती है। अच्छा, पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। और शब्द दो तरीके के हैं, एक विकारी शब्द और एक और अविकारी। अविकारी शब्द। जैसे लड़कियां बहुत खाना खाती हैं, लड़कियां। तो लड़की बहुत खाना खाती है, लड़कियां बहुत खाना खाती हैं, लड़कियों ने बहुत खाना खाया। बहुत में परिवर्तन ही नहीं हो रहा, बहुतें, बहुतों, बहुती, कुछ भी नहीं हो रहा। तो जिसमें बिल्कुल भी डिस्टॉर्शन ना अव्यय या हो अविकारी। उसे अव्यय कहते हैं या अविकारी। लेकिन लड़की में बदलाव होता चला जाए, तो वो विकारी। जो चीज में विकार उत्पन्न हो जाए उसे विकारी कहते हैं। तो इसलिए सर समझ में आया? सर लड़कियां विकारी है ना? हाँ, शब्द लड़की शब्द विकारी है, बता दे रहे हैं। आगे जो हम वाक्य की बात करेंगे तो वहाँ आ जाएगा। ये क्या है बताइए? शब्द कितने तरीके के हैं? सर विकारी अविकारी। विकारी। और दूसरा क्या है? अविकारी। और अविकारी को क्या कहेंगे? अव्यय। अव्यय। समझ में आया? जैसे बहुत या धीरे, धीरे को धीरों बोल सकते हो, नहीं। कुछ भी नहीं बदल सकते, धीरे। सर, तथा धीमे। और लड़की, वो तो तद्भव तत्सम है। जो आप कह रहे हो कि धीमे कह दिया तो तद्भव तत्सम है, यानी शुद्ध रूप और अशुद्ध रूप। इतनी बात समझ आ गई? विकारी। अब हम देखें। हाँ तथा और हाँ, और को औरे नहीं कह सकते, औरे, तथा तथा। एवं सर लड़कियों ने बहुत खाना खाया, इसमें लड़कियां विकारी है। लड़कियां, अब जो लड़की में विकार उत्पन्न हो गया क्योंकि हम उसमें कुछ जोड़ रहे हैं, तो विकार है। विकार का मतलब समझते हो? हाँ। अपभ्रंशता, एबरेशन, त्रुटि। हाँ। समझ में आया? नहीं, वो समझते हैं क्योंकि वो साइंस का शब्द है ना, इसलिए आप समझ पा रहे हैं। तो सर क्या साइंस का शब्द है? अपभ्रंश, एबरेशन, वो डाइट में पढ़ा है कि नहीं? कि लेंस में जो उसकी इमेज बनती है वो एब्रेटेड होती है। हाँ पढ़ा लेकिन भूल गया। नहीं, वो आप कितना भी भूलोगे ना, जब एजुकेशन भूल जाई जाती है तभी व्यक्ति ऊंचा बनता है। एजुकेशन हमें भूलनी ही होती है। अब आगे देखो। सर एजुकेशन अभी चली कहाँ गई हमारी? हाँ देख लो, अभी तो पढ़ाई चल रही है। पद के भेद, वो भी पता नहीं कैसे। संज्ञा, पद के पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच, संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया, कारक, विशेषण, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, विशेषण, क्रिया विशेषण, सर कर्ता ने कर्म विशेषण, कारक। संप्रदान देखो, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण समझ में आ संप्रदान गया? के लिए अब देखो, इसके अलावा अव्यय, अव्यय, क्रिया, सर विकारी विशेषण, विशेषण, सही है। विकारी ये एक स्टेप आगे ही बताते हैं। और निपात, हर चीज मतलब अगर हाँ, मैं देख रहा हूँ सर कि विकारी नहीं। बहुत अच्छा। जैसे सर कारक नहीं होगा? है, कारक कारक के बारे में देख लेंगे। अब इसमें कारक तो लिखा सर है मेरे नहीं। पेपर ये सब तो यूज तो होता ही होते ही है। हैं। कर्ता। तो अगर ऐसा पूछा जाए, वरना इन सब के बारे में पूछा नहीं जाता। सर क्योंकि हाँ। जब हम वो करते हैं ना, क्या बोलते हैं, इतने में आ जाएगा। ये 6 है ना। अभी जब हम आपको बताएंगे रचना के आधार पर वाक्य में भेद, तो कारक उसी में आ जाएगा। नहीं पद के जब हम करते हैं ना, तो हम उसमें ये भी बताते हैं कि कौन सा, अब वो निपात, लिंग, वचन, हाँ, तो वो हम आगे बता देंगे, वो उसी में शामिल रहेगा। लिंग, वचन, ये सब संज्ञा में रहता है। एक बार देख लें फिर समझना। तो कौन कौन से हैं? 5, 6 और 7, 9। अब संज्ञा पे आइए। सो संज्ञा में कुछ भेद हैं। तो संज्ञा के कितने भेद हैं बताइए? संज्ञा के सर, सर punctuation सर जातिवाचक, क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक, भाववाचक। सर सर जातिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ठीक है। और इसके अलावा भाववाचक, भाववाचक। द्रव्यवाचक, संज्ञा
सर द्रव्यवाचक तीन ही तो होते भाववाचक हैं। होते हैं ना। सर 3 होते हैं, वो तो फिर उनके भी पार्ट्स आ जाते हैं। समूहवाचक। समूहवाचक और भाववाचक। भाववाचक। अब इनका एक एक उदाहरण दे दें। सर हमारी मैम ने बोला कि सर इसमें हम इतने 3 कुछ तो लेंगे। हाँ सर। सर 3 ही लीजिए ना। तो तीन ही लिख देना, आप लिख देना, जो भेद होते हैं वो लिख देना। जैसे व्यक्तिवाचक है तो सर वो ठीक तो है। सब आ जाते हैं ना, मतलब तो वो सब अब ना। एक है जातिवाचक, तो व्यक्तिवाचक में रमेश आ गया हाँ। जाति भारत वाचक आ में गया। सर हिंदू। भारत। और जातिवाचक में कुत्ता आ गया, मनुष्य आ गया, कुत्ता, बिल्ली। शिक्षा। और द्रव्यवाचक में सोना चांदी, सोना लकड़ी भी आ सकता है। और समूहवाचक में सेना, सर सेना। सेना। सर पुलिस। कक्षा, कक्षा और वो गुच्छा। गुच्छा हो गया अंगूर का। भाववाचक। ठीक है। और सर भाववाचक हंसना। में सर हंसना, रोना। ईमानदारी, जैसे कई भाव होते हैं भाववाचक में, यानी किसी चीज लंबाई, चौड़ाई, सुंदरता, ठीक है क्या, ईमानदारी, चतुरता। अब देखो ये तो संज्ञा के भेद हो गए, जब जहाँ पे आएगा तो हम ये देख लेंगे। संज्ञा में भी 3 लिंग होते हैं, दैट इज पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। यानी अब हम यहाँ पर देखते हैं कि संज्ञा में इनके आधार पर भी भेद है, और दूसरा किसके आधार पर भेद है, लिंग के आधार पर भी भेद है क्या। हाँ। तो लिंग के आधार पर भेद भी हो सकता है सर, स्त्रीलिंग, या ठीक पुल्लिंग, है। नपुंसक। सो लिंग के आधार पर भेद क्या है, पुल्लिंग, पुल्लिंग। स्त्रीलिंग, नपुंसक। स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग सर हिंदी में तो 2 ही लेते हैं, हाँ। हिंदी में हाँ। 2 लेंगे तो 2 ही ले लेंगे। क्योंकि जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है जैसे कुर्सी, तो अगर ऐसी कोई चीज है तो फिर उसके इसमें नहीं तो 2 ही ले लो, पुल्लिंग और हिंदी में 2 ही लेते हैं, पुल्लिंग वो ही ले लो। संस्कृत में लेते हैं। संस्कृत सर में लेते तीन हैं ले ना लो। नपुंसक। नहीं लेते। नहीं लेते। जैसे कुर्सी है तो कुर्सी टूट गई है, तो ये नपुंसक। नपुंसक नहीं है क्योंकि हम गई लगा देते हैं, ठीक है। पेड़ गिर गया है, गिर गया। सर पुल्लिंग। पुल्लिंग, तो हम उन्हीं को आपस में हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया। तो अब देखिए सर्वनाम देख रहे हैं, झरना। तो सर्वनाम इनकी डेफिनेशन तो आपको आती है ना, कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो जाएं, जैसे रमेश की जगह ही आ गया, सर सी आ गया, सर्वनाम। तो उसे क्या कह देंगे, सर्वनाम। सर्वनाम। तो सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक। सर विशेषण हो जाते हैं जो क्रिया की ये विशेषता देखो, बताते हो। ये बहुत अच्छी बात कह या रहे फिर संज्ञा हैं की। कि जो देखो बहुत बड़ी बात कही है, कहें इन्होंने बताया है कि व्हाट प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी, हाँ। मतलब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बीच भेद बता रहे हैं। आप देखिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ बताना होगा। तो सबसे पहले पुरुषवाचक। पुरुषवाचक निजवाचक। सर्वनाम, पुरुषवाचक। निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक यानी पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम है तो पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन सा आता है, पर्सनल प्रोनाउन में भी 3 अलग अलग हैं। कौन कौन से हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष, सर ये तो मध्यम आप पुरुष। परस्पर करा रहे हो ना। सर ये उत्तम, नहीं आ रहा है इनके। मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सर पद परिचय आता है रचना के आधार पर प्रथम भेद। पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष ऐसे होता है ना। प्रथम, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम, मध्यम, अन्य ऐसा होता है। देखो ये थोड़ा सा संस्कृत से अलग चलता है, यानी हम इसमें क्या कहते हैं, उत्तम मैं हूँ और दूसरा क्या है, मध्यम तुम हो और अन्य वो थर्ड पर्सन। सो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और पर्सन। तो इसमें क्या आ जाएगा, उत्तम में मैं, हम, और इसमें तुम, और वो इसमें क्या आएगा, वो। वह या राम। इतनी बात समझ आ गई। तो पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम बताइए, निश्चयवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक तो समझ में आ गया, जहां पर भी होगा लिख लोगे। तो जैसे निश्चित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता हो, जैसे राम।
मैं कुछ आम लाया हूँ, इन्हें तुम खा लो। तो निश्चय है, हम क्या कह रहे हैं? निश्चित वस्तुओं का बोध होता हो। निश्चयवाचक का क्या मतलब है? निश्चित वस्तुओं का बोध। तो निश्चित वस्तुओं का कैसे बोध आया हो? वस्तुओं का बोध होता हो, वस्तुओं का बोध होता हो। कैसे? आपको ये समझना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कुछ आम लाया हूं। अगर आता भी है ना बेटा गजेंद्र, तो भी इन्हें तुम खा लो, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? सर इसमें सर मैं बहुत अच्छा बताया सर इन्हें। आम खा लो। सही बता दिया इन्होंने। कैसे इन्हें कहा? इन्हें लगा। बहुत अच्छा बेटा। देखो इन्होंने इन्हें क्यों बोला? बात भी कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं, दोनों इनका। देखिए यही स्किल होती है आजकल के जमाने में। नहीं तो अब देखो इन्हें क्यों लगाया? क्योंकि आम तुम खा लो भी हो सकता था। हाँ सर। आम के प्लेस में इन्होंने क्या बोला? इन्हें तुम खा लो। तो ये डिस्प्लेस हुआ, इट इज रिप्लेस्ड बाय नाउन, तो इन्हें लगाया गया। तो इन्हें तुम खा लो निश्चित है कि नहीं इनकी संख्या? यस सर। तो ये चीज है, तो इसलिए निश्चयवाचक है। लेकिन अब एक अनिश्चयवाचक देखो, अनिश्चयवाचक। अब अनिश्चयवाचक का मतलब है शायद दरवाजे पर कोई है। वैसे राम होता तो राम होता, लेकिन अब उसकी जगह कोई आ गया, तो अनिश्चय मालूम नहीं कौन। तो शायद, ठीक है, दरवाजे पर देखो पीछे वालों को इंगेज करके बैठे, लेकिन फिर हाँ आप थोड़ा सावधान रहिए। आप अपना जगह बदल लीजिए, क्योंकि ऐसे नहीं होगा। इतना इम्पोर्टेंट टेस्ट है। वो जहाँ बैठे वहाँ के आसपास के लोग हट जाओ। अभी उसका बैड फेस चल रहा है, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। तो शायद दरवाजे पर कोई है, ठीक है कि नहीं? अब इस चीज को देखिए, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछा जाएगा। तो प्रश्नवाचक में दीवार के ऊपर राम बैठा है, तो दीवार के ऊपर कौन बैठा है? राम। तो जो अब ये राम की जगह कौन आया है कि नहीं, तो सर्वनाम हुआ। बैठा है, तो ये कौन क्या हुआ? प्रश्नवाचक। क्या, कोई, कौन, ये सब जो चीजें आते हैं। तुम क्या लाए हो? मैं आम लाया हूँ, ठीक है। सो अब देखो संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक का मतलब है रिलेटिव प्रोनाउन, यानी हम संबंध कराएंगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो क्या जैसा और वैसा का संबंध है? जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है। ये वही किताब है जो गुम हो गई थी, तो जो उस किताब के साथ संबंध जोड़ दिया। तो इस तरीके से ये वही आम है जो मेरे बगीचे में। ये वही आम है जो चोर ले गया था। जो सर आम की चोरी तो ये वही आम है, आम के साथ रिलेट कर रहा है। ठीक है। ये वही सुनते हैं। निजवाचक, मैं, मेरा, मुझसे। ये बात सही है। निजवाचक में मेरा, मेरा, जैसे कि मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। तो मैं, सर इतना सब कुछ तो आ ही नहीं रहा, पता है क्यों पढ़ा अब ये इसी से बनेगा। जब पद परीक्षा करेंगे ना, यही उसमें यूज हो जाएंगे। क्योंकि अगर सर्वनाम नहीं लिखना है वहाँ पे, सर्वनाम का कौन सा टाइप ये लिखना है, विशेषण। इसीलिए हाँ, ऐसे कुछ सर ये तो यही तो लास्ट ईयर भी आया था। पहचान तो फिर इनको सिर्फ ये आया मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य और सरल सरल वाक्य। वाक्य, बस। नहीं, पद परीक्षा नहीं आ रहा है रचना के आधार पर।
सर मिटा दो इसको। अच्छा, अरे सर, मैं अपना काम खुद करता हूँ। स्वयं करता हूँ। करता हूँ। तो मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, तो ये स्वयं क्या हो गया बताइए? सर ये हो गया सर सर्वनाम। सर्वनाम हो गया, ठीक है। और बोलो निजवाचक हुआ कि नहीं? इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब जरा देखिए कि 10 मिनट में मैं इसको कंप्लीट कर दूं। नो सर, सर आप पूरी बता दें? सर बता दीजिए, बता दीजिए। सर आगे हमारा के लिए कहा है कि ये 10th का ग्रामर है। सर हम भूल जाएंगे फिर बाद में, फिर क्या फायदा है? कोई बात नहीं, 10 मिनट। तो फिर अब देखो ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा बताना, ठीक है? तो जिससे आपका काम बन जाए। अब जरा देखिए, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? विशेषण। तो विशेषण में भी हम देख लें कौन कौन से होंगे। सर काला पीला हरा नीला। सर विशेषण है ये। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सर वो पेड़ काला है। ये देखो कितना अच्छा बताया। सर यही होते हैं विशेषण, काला देखो, होते नहीं सर, आप बता दो। अच्छा, वह काला है, इसमें काला। अच्छा, ठीक है। अब ये देखो, गुणवाचक विशेषण। विशेषण गुणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, ठीक है। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, वाचक और इस तरीके से संख्यावाचक। तीन ही है। संख्या वाचक। वाचक क्रिया रह गया ना। और ठीक है, क्रियावाचक। इस तरीके से गुणवाचक, परिमाणवाचक और संख्यावाचक। गुणवाचक देखिए, गुण में बहुत कुछ आ जाता है, अच्छा बुरा। वह अच्छा लड़का है, वह काला लड़का है, वह गोरा लड़का है। तो वह सर ये उसके गुण है। हाँ अच्छा, काला पीला हरा नीला। ठीक है, लड़का है, वह काला दिखता है। ठीक है, वह अच्छा लड़का है, ठीक है। तुम गोरे हो तो दुनिया के फिर मजाक ही उड़ाओगे, सर मजाक। ठीक है। अब ये सर देखो, रेसिस्ट है। रेसिस्ट है ये, बचना होगा। नाउ परिमाणवाचक, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो जैसे 1 मीटर कपड़ा। मुझे 5 किलो आम दे दो। हाँ, सर बहुत महंगे हो रहे हैं। मुझे किलो संतरे। आम और ढेर सारा मक्खन दे दो। ढेर सारा सर संतरों के साथ मक्खन दे दो। इसमें बोलो परिमाण है, तो मक्खन दे दो। दे दो। तो 5 किलो क्या है और ढेर सारा क्या है? जो 5 किलो है वो है निश्चित परिमाणवाचक। ये क्या है? निश्चित परिमाणवाचक। अब ये वाला क्या है? ये है अनिश्चित। चलो, संख्यावाचक। संख्यावाचक में क्या दो भेद हैं? मेरे पास 2 किताबें हैं। देखो बेटा, संख्यावाचक में निश्चित और अनिश्चित। मेरे पास 2 किताबें, मेरे पास कुछ किताबें हैं। हाँ, सर मेरे पास मेरे पास एक पेन है। मेरे पास 2 बहुत पेन है। किताबें। मेरे पास 2 किताबें और कुछ। देखो, मेरे पास 2 किताबें और कुछ मारे हुए पेन हैं। इसी को मार के लिए। सर आप बताओ सर, मतलब कुछ और है। तो एक हुआ निश्चित और एक हुआ अनिश्चित। अब अगला देखिए, तो चौथा है सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक। पेन ही नहीं है। अच्छा, ये बताओ, वह लड़का पागल है। सर उसमें पागल है वो लड़का। बहुत अच्छा। ये बताओ कैसे पता चला? गजेंद्र तुम ही बताओ, इसमें सर्वनामिक विशेषण क्या है? सर सर्वनामिक विशेषण। सर पागल। वह लड़का। सर सर लड़का। सर पागल। पागल। करेक्ट। कैसे? बहुत पागल।
बहुत अच्छा। इन्होंने वह क्यों बोला? मैंने कहा था लड़के वह की जब विशेषता पूरा- बता। भाई आपने तो बोला, लेकिन ये बोली ना, कितना बढ़िया। सर मैंने सर बोला पागल भी तो होगा। देख लो कितना सर, अच्छा मेरे था। वो गुणवाचक हो गया वो। ये देखो इन्होंने कहा सर्वनाम को लेना, ये गुणवाचक और सर्वनामी के लिए वह बताया, और ये गुणवाचक। तो वह किसके लिए है? अगर वह पागल है तो सर्वनाम होता, सर, और वह वह नहीं लड़का है। आ तो गया। ऐसे तो सर सुनो समझ में, अगर किसी संज्ञा के साथ आए और सर्वनाम आए तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते, तो वह लड़का, समझे, मेरा पुत्र, ठीक है, तो कुछ लिख दो। सर, मेरा। ऐसा, मेरा पुत्र ऐसा है, वैसा कुछ भी सर, लिख दो, मेरा भेज होगा दो। ना इसमें? तो मेरा हो जाएगा। सर्वनामिक विशेषण समझ में आ गया, संज्ञा से पहले आना चाहिए, तो ये हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। अब क्रिया के भेद देखो। क्रिया में देखिए, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, सिर्फ दो ही भेद है। हाँ, सर, कौन अकर्मक कौन से? अकर्मक सकर्मक अकर्मक और सकर्मक। सकर्मक। इट कम्स विद सर एक ऑब्जेक्ट। विशेषण, सर एक विशेषण पूछूं? जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ और एक है मैं पढ़ता हूँ, तो अब इसमें मैं पढ़ता हूँ, ये सर- कैसी क्रिया है? सर मैं पढ़ता हूँ, सर अकर्मक है। क्यों? सर क्योंकि इसमें पुस्तक नहीं है, पता नहीं चल रहा क्या पढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि कर्म का लोप है। हाँ, कर्म का लोप है, का लोप है, ओमिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ओमिशन, लोप का मतलब है ओमिशन, इट इज नॉट प्रेजेंट। अब मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, हाँ सर, इसमें कर्म का है। पर नहीं, पुस्तक पढ़ता हूँ सर, तो इसमें कर्म क्या है ना, हाँ, तो कर्म इसलिए का- ऑब्जेक्ट कर्म इस इसका पे लोप नहीं है। कर्म उपस्थित है, विद्यमान है। लोप का मतलब एनीथिंग विच इज एब्सेंट। कर्म का लोप हुआ सर है। ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट। ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट या कर्म विद्यमान है, कर्म है। तो ये सकर्मक क्रिया हो है गई। क्या? सकर्मक क्रिया क्या है? पढ़ता हूँ, और ये भी पढ़ता हूँ। मैं सोता हूँ, तो इसमें सोता क्या है? सर इसमें सोता सर कर्म नहीं क्रिया। सर, क्रिया कौन सी क्रिया? सर अकर्मक। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ना। हो इसी कर्म में मैं एक, बिस्तर पर सोता हूँ तो वो हो जाएगा। ये देख लो, दूसरा काल के आधार पर भी भेद होता है। कौन से तीन काल होते हैं? सर पहले बता दो। भूतकाल, भविष्य सर, काल, भूत, वर्तमान, भविष्य। वर्तमान तो कभी भी ये भी बताना हो, भविष्य के बारे में तो तुम जानते ही हो यस। कि वह पढ़ता है, वह पढ़ा, उसने पढ़ा और वह पढ़ेगा। तो ये चीज हो गई। अव्यय देखो, उसने पढ़ा वो पढ़ रहा है वो अव्यय जो जिसमें विकार ना उत्पन्न हो, जो किसी भी चीज में वह धीरे चलता है, उसने धीरे चला वह धीरे चलेगा। धीरे में कुछ विकार आया, नहीं। तो जिन शब्दों में कोई विकार उत्पन्न ना हो, सर जैसे बहुत, जिन सर लड़कियां बहुत खाना खा रही हैं। शब्दों में कोई लड़के बहुत मार खा रहे। विकार उत्पन्न ना हो, उत्पन्न ना हो। कब ना उत्पन्न हो? काल के आधार पर भी और लिंग के आधार पर। मतलब विकार कब हो सकता है? काल या काल, लिंग या वचन बदलने से। काल बदल दिया, भूतकाल, भविष्यकाल, ये सब बदल दो, एक वचन बहुवचन बदल दो। एक वचन बहुवचन किस में आते हैं? संज्ञा में कि सर्वनाम में? संज्ञा में। संज्ञा। वचन के आधार पर भी होती है संज्ञा। हाँ, और काल, वचन और किसके आधार पर? लिंग। लिंग के आधार पर सर इसमें वेदना लिंग उत्पन्न कितने हो। प्रकार के होते हैं? दो। जैसे लड़का धीरे चलता है, तो क्या लड़की धीरे चलती है कि धीरे? सर धीरे। तो उसमें विकार नहीं उत्पन्न हुआ। अव्यय 5 प्रकार के होते हैं। अव्यय कौन कौन से 5 प्रकार के होते हैं? विकारी, अव्यय- अविकारी। ये ठीक बता रहे हैं, नोट करें फटाफट, नहीं तो अभी भूल जाएंगे। जैसे इन्होंने बताया क्रिया विशेषण, क्या ऐसे ही में पता चला? क्रिया विशेषण। विशेषण यानी सर संज्ञा विशेषण। ये बहुत अच्छा बताते हैं। राम धीरे धीरे चलता है। सर इसमें धीरे धीरे विशेषण है ना? ये देखो चलता है, इसको लिख लें फिर पता चले। इन्होंने ये बता दिया है हम लोगों को कि जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण है। हाँ तो ये धीरे और क्या ये अव्यय भी है? हाँ क्या ये अविकारी है? कैसे? धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, मैन हैंडलिंग नहीं करनी है। बात बोलो, बात समझ में आई? समझ में आ गई बात?
तो इस तरीके से राम धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे बदला नहीं ना, नहीं करो, अपना काम करो, ठीक है ना, वो भी तो पढ़ना। उसको कहा अब इसको समझ में आई बात की नहीं? आगे राम धीरे धीरे चलता है, क्रिया विशेषण में बदलाव नहीं आएगा ना, धीरे धीरे। अब अगला देखो कि इसी तरीके से यहाँ पर क्रिया विशेषण में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब अगला देखो कि एक है निपात, दूसरा क्या लिख रहे हैं? निपात। और साथ में निपात। निपात क्या होता है बताओ? निपात का मतलब जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसे विशेष बल देते हैं। शब्द के बाद लगे राम ही जा रहा है, उसे बल दिया जा रहा है, तो क्या है बताओ निपात में? यह सर ही शब्द के बाद लगकर विशेष बल देते हैं, शब्द के बाद लगता है। बाद लगकर। और बदलते भी हैं क्या? हाँ नहीं बदलते, क्योंकि अव्यय है ना, तो विशेष बल देते हैं, बल देते हैं। तो जैसे राम ही जा रहा है, तो इसमें निपात क्या हुआ? सर ही जा रहा है। केवल 10 रुपए मिलेंगे, केवल केवल 10 रुपए मिलेंगे, केवल मात्र 10 रुपए मेरे पास मात्र एक पेन है। मिलेंगे, है ना? हाँ मात्र भी होगा ना? हो सकता है। जैसा ये लिख दे, मेरे पास मात्र एक मारा हुआ पेन है, तो यहाँ पर मात्र क्या हुआ? सर मात्र सर निपात हाँ। मारा हुआ पेन। चलो अब हम लोग सर देखेंगे। मारा हुआ पेन क्या हुआ? मतलब पेन को मार रहे हैं। उसको क्या होता है ना, सर आपको पेन नहीं जैसे चलता। पेन के कैप को मार मार के उसकी टोटी को मोर बना देते हैं। 9th लड़की कहती है इस बार मैं मोर बनाऊंगी, इस बार हंस बनाऊंगी। वो पेन का कैप है, उसको कुछ ना कुछ बनाती रहती है, वो बहुत आर्टिस्ट है। एक है वो, मतलब आर्ट है, सर पेन को मारती है। पेन के कैप को मोर बना देती है मुंह से। मुंह से चबा चबा के मोर बना देती है। अब देखो हम लोग देखेंगे कि वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, कौन कौन सरल से वाक्य वाक्य हैं? सर मिश्र सरल ठीक है। संयुक्त। चलो सो विकल्प अब देखेंगे साधारण वाक्य। तो अब देखिए उद्देश्य विधेय। उद्देश्य और विधेय का अंतर बता रहा है। चलो सर वो भी बता दो, कुछ और भी होता है आश्रित। बता वो सब इसी में आएंगे। और गौड़ वाक्य इसमें। उद्देश्य तथा विधेय की व्याख्या। आश्रित और एक और प्रधान वाक्य। चलो अब देखो सर वीडियो दिखाओ। उद्देश्य तथा विधेय। चलो दैट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो एनी सेंटेंस इज मेड अप ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। राम किल्ड रावणा। राम किल। सर हिंदी पढ़ा रहे हो? अच्छा ओके। ने रावण सर यहाँ पे जानबूझ
आपके दिमाग से मारा। तो राम यहाँ क्या है? जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य है, और जो कुछ कहा जाए विधेय। वो विधेय है। तो ये सब्जेक्ट है, ये क्या है? उद्देश्य। जिसके बारे में कुछ कहा जाए और जो कुछ कहा जाए वो क्या है? विधेय। देखो इस बात को। सो जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य यानी सब्जेक्ट कहते हैं। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे क्या कहेंगे? सर विधेय। कहा जाए। तकिया भी है, जाए उसे विधेय। क्योंकि आपके पापा बोलते हैं कि हमारे बच्चे को प्रॉपर आराम नहीं मिलता है आपके यहाँ। सर ये क्या बताऊं सर? बताने लायक ही नहीं है। हमारे यहाँ बिल्कुल आराम से बेड लगवाया जाएगा, अगले साल लेट के टीवी देखो और सब कुछ, चाय पानी वहीं मिलेगी, उसी में नीचे कट कर दिया जाएगा छेद भी। अबे सर यार। लेटे ही रह दोगे। नीचे कट कर दे रहे इस तरह भी सब कुछ रहेगा। अच्छा अब देखो, नाउ साधारण वाक्य। अब सोच रहे ना बच्चों को उसी में लेटे लेटे समोसा हाँ मिले। यार। सर आप कैसे आ गए? जो क्योंकि ऐसे भी कोचिंग होनी चाहिए ना जो एमेनिटीज दे बच्चों को, No, sir. सुविधा। तो वहाँ बच्चे फिर ऐसे बच्चे जाएंगे, 4 लोग को बताएंगे। साधारण वाक्य। सर आप मेरे पानी पीने के लिए उठना भी ना पड़े, ग्लूकोज चढ़ा दिया। अरे वो 10 चीनी रखी सर बात का जिस वाक्य में एक मुख्य क्रिया हो उसे साधारण वाक्य कहते हैं। एक मुख्य क्रिया हो, क्रिया क्या रहता है? हाँ, सरल वाक्य। सरल वाक्य, सर संयुक्त वाक्य होते हैं जो ठीक वाक्य है। सो जिस वाक्य में देखो, जिन वाक्यों में सर अगले साल पूजा टाइम जरूरी नहीं है एक मुख्य क्रिया हो, में याद आया। तो उसे साधारण वाक्य कहते हैं। जरा देखें, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, ठीक है। सो अब देखो, ये देखो, ये नहीं दिया गया है कि उसमें उद्देश्य एक हो, उद्देश्य ज्यादा भी हो सकती है, क्रिया एक हो। कैसे? जैसे राम और श्याम ने खेल खेला, हाँ तो राम और श्याम। ऐसा हो सकता है, लेकिन क्रिया एक होनी चाहिए ना। तो बच्चे मैदान में सर खेल, राम श्याम घनश्याम खेल बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो ये सरल वाक्य समझ में आ गया। एक वाक्य से ही आपको सरल वाक्य समझ में आ गया। हाँ। अब हम आगे बढ़ते हैं, संयुक्त वाक्य। ठीक है। तो हाँ, बोलो क्या दिक्कत है? देखो एप्लीकेट कर दिया, किसने किया है? किसने किया है? जय आपने किया है? आप हिसाब कर लो कल पेरेंट्स को बुला के, जितना आपका बनता है, किसका सर? जितना भी बनता है। ये दिस इज डेरोगेटरी थिंग। तुम्हारी नहीं सर। सर वो पिछले टाइम मेरे पास आपका सर। आप पेरेंट्स को कल बुला के लाइए। सर वो उसमें कुछ करें। वो इतना सीधा लड़का है, उसका देख सकता है, ये भी सीधे हैं। जितना बनता है पैसा दे दीजिए, आप कहीं और कोचिंग।
चलो, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, ठीक है। सो अब हम देखें कि आकार में सर पे चढ़ के थोड़ी ना पढ़ोगे, ये थोड़ी कि तेज हो, मान लो इस जोधपुर का नाम रोशन कर रहे हो तो प्रिंसिपल के सर पे बैठ के पढ़ोगे। सो उसे सरल वाक्य कहा जाता है। जो भी आपके सरल वाक्य क्या है, इसमें एक क्रिया है, खेल रहे हैं एक क्रिया है कि नहीं, तो इसलिए कैसा वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य। सो इसको सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। अभी आएगा, सिंपल सेंटेंस समझ में आ गया। अब आगे देखो, दूसरी चीज क्या है कि जिन सर, जिस वाक्यों वाक्य की में दो रचना उपवाक्य एक से अधिक उपवाक्यों से हो, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। पहले संयुक्त वाक्य लिखो। मैं बाहर गई और बाजार से बिल्कुल सब्जी बिल्कुल, लाई। दैट इज कंपाउंड सेंटेंस। ओके, कंपाउंड सेंटेंस देखिए कि जहां दो से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय योजक, when two sentences are connected with any conjunction or and ऐसे, when two sentences सर, और सर आप हिंदी पढ़ा रहे हैं। connected with, अब मैं लिखा देता हूँ, with any conjunction और या and, जब दो साधारण वाक्य किसी योजक से जुड़े हुए हैं, जब दो साधारण वाक्य और तथा इन योजकों से सर जुड़े हुए किंतु, हैं। जब दो साधारण वाक्य किसी सर किंतु होगा। योजक, हाँ कोई भी हो सकता है, योजक से, अभी बता रहे हैं वो कंडीशनल सेंटेंसेस है, वो अलग है, से जुड़े हो, जुड़े, जैसे योजक क्या हो सकता है, और तथा एवं तथा या, ऐसा हो सकता है। योजक यानी कंजंक्शन। जैसे यहाँ देखो, सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, सूर्य उदित हुआ, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। पक्षी चहचहाने लगे। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धोलो, और नभ पे प्यारी लाली छाई, भोर हुआ सूरज उगाया, जल में पड़ी सुनहरी छाया, ऐसा सुंदर समय न खो मेरे प्यारे अब मन से। तो यहाँ पर ये बात है ना, छोटे बच्चों की पोएम है, तो उसमें यही बताया गया कि कई चीजें एक साथ कंडीशन हो रही हैं, तो वहाँ पर ये सब संयुक्त कर दिया गया है। सर लेकिन इसमें तो दो से ज्यादा सेंटेंस जुड़े हुए हैं। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं कंपाउंड सेंटेंस में, जब सेंटेंसेस आर कनेक्टेड। सर इसमें तो आपने लिखा है दो साधारण। जब दो साधारण वाक्य कनेक्टेड विद एनी कंजंक्शन, ज्यादा भी बना सकते हो। जो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं ना, उसमें दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। अब और देखो कि कुछ मैं ऐसे बता रहा हूँ कि सुबह से शाम तक बाजार की खाक छानी, किंतु कुछ हाथ ना लगा, तो किंतु भी हो सकता है क्या, किंतु कुछ हाथ ना लगा। नाउ देयर इज, सर खाक छानी मतलब कि आई वॉज वॉन्डरिंग हियर एंड देयर फॉर सर्च ऑफ सम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, बट आई हैव गॉट नथिंग, माई हैंड्स वर एम्प्टी, किंतु कुछ न लगा। सर बट मतलब किंतु, हाँ, दैट इज कुछ हाथ न लगा। इधर अध्यापक पहुंचे और उधर बच्चे क्लास से नदारद हो गए, नदारद गायब हो गए, 9-2-11 हो गए। तो इधर अध्यापक कक्षा में पहुंचे और उधर, तो योजक से जुड़ा कि नहीं, इधर उधर, इधर और उधर एक साथ आ जाए तो भी यहाँ पे ये भी योजक है, ठीक है। नो सर, सर ये संयुक्त में आएगा, संयुक्त सॉरी मिश्रित में आएगा, क्योंकि इधर
हम बीच में और लगाए ना, इसलिए वो संयुक्त हो रहा है। एक ऐसी बात है, उस देखो अध्यापक पहुंचे और बच्चे क्लास से नदारद हो गए, ये दोनों ही हाँ, ये दोनों में बात सही क्रिया है। है, तो दोनों ही प्रधान वाक्य हैं। एक उसमें गौड़ वाक्य और उपवाक्य होगा। जब हम किसकी बात करेंगे बताओ, जब हम बात अध्यापक पहुंचे बच्चे क्लास से नदारद हो गए, ये दोनों ही प्रधान वाक्य हैं। तो दो प्रधान वाक्य जब किसी योजक से जुड़े हुए हों तो उसे क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य। अब हम इधर तो हम एक वो रख रहे हैं ना, इधर अध्यापक क्या था, कक्षा में पहुंचे, तो इधर अगर हम इधर छोड़ देंगे तो फिर तो अधूरा लगेगा। पर हम अगर ऐसे बोले चलो मैं एक मिश्र वाक्य बता देता हूँ, उसको आप समझ लें। सर। फिर मैं आपको बताता हूँ, ये दोनों प्रधान हैं। इधर अध्यापक पहुंचे, उधर छात्र एक एक करके खिसकने लगे, ठीक है। अब मैं आपको पहले संयुक्त बता दूं तो दोनों में आपको कंपैरिजन मिलेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है। क्योंकि मिश्रित में कंडीशन, अब मैं मिश्रित बता रहा हूँ, हाँ बोलो बेटा। अच्छा, तो नाउ वी विल सी दैट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इसमें कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। इफ देन होता है, वो मान लो कि बता दो। जय महाराज। देखो इधर अध्यापक कक्षा में पहुंचे, तो अध्यापक कक्षा में पहुंचे प्रधान है, बच्चे एक एक करके खिसकने लगे। सर वैसे ही ये नहीं हो दूसरा सकता नाम। सर, इधर सुनो, अध्यापक और इधर और उधर क्या है यहाँ पे, योजक। यदि तुम प्रथम आओगे तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, तो ये कंडीशनल है। सर यदि किया तो ये तो अभी बता रहा हूं। हाँ देखो सर, मैं बताऊं, एक मिनट बोलो सर, बोलने दीजिएगा। हाँ बोलो। सर वैसे ही नहीं हो अध्यापक सकता। कक्षा में घुसे और हम्म, हाँ, अध्यापक कक्षा में आए हम्म। और बच्चे एक एक करके खिसकने लगे, ये संयुक्त हो जाएगा क्योंकि हाँ। और लगा है, हाँ। क्योंकि इसमें मैंने कोई कंडीशन नहीं रखी। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि इधर अध्यापक कक्षा में आए, उधर बच्चे एक एक करके खिसकने लगे, तो ये मिश्रित हो जाएगा क्योंकि इसमें मैंने कंडीशन रखी ओ, है। अब सर, इसमें अध्यापक ऐसा ने कहा है, तो हम बच्चे नेक्स्ट से भी चेक कर लेते हैं। पहले संयुक्त देख लें, फिर इसके बाद हम फर्स्ट, सर। क्योंकि फर्स्ट वाला जो सर। मैंने एग्जांपल दिया था उसमें हम अलग अलग कर सकते थे कि अध्यापक कक्षा में आए, ये एक सेंटेंस, और बच्चे एक एक करके खिसकने लगे, ये एक सेंटेंस। सर अध्यापक आए, बच्चे सुनिए। उधर खिसक रहे हैं। हम बोल रहे हैं। सुन लीजिए, इसमें ये योजक से जुड़े होते हैं जो कि अव्यय होते हैं। अब हम एक बार पहले क्या करते हैं, मिश्र वाक्य समझते हैं, सर, तब फिर हम इस पे आ जाएंगे। मिश्र वाक्य पहले सर, समझें, आप फिर हम नेट से भी देख लेंगे इस बात को, ठीक है। तो तीसरी चीज क्या है, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, एक ही बात है, तो ठीक है। नाउ दिस इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सर ये क्या लिखा है मिश्र? नाउ इस वाक्य की रचना में एक से अधिक उपवाक्य से हुई हो, एक प्रधान तथा एक वाक्य गौड़ होता है। सर एक इसमें वाक्य मेन होता है, एक हाँ। वाक्य मेन नहीं होता, एक वाक्य प्रधान और एक तथा वाक्य आश्रित। एक आश्रित उपवाक्य होता है तथा एक वाक्य प्रधान होगा, और ठीक है। तो इसमें उपवाक्य ही है, एक उपवाक्य क्या है, उपवाक्य प्रधान तथा एक उपवाक्य आश्रित। आश्रित होता है या गौड़ होता है। सर क्या कहा आपने, आश्रित या फिर गौड़, मतलब? दैट इज डिपेंडेंट। गौड़ का मतलब है एक सुपीरियर और एक इंफीरियर, ठीक है, सर अध्यापक कक्षा में होता आए। है। अब जरा देखें जो- कि नेहा ने कहा कि वह अधिक परिश्रम करेगी, तो अब यहाँ देखो, नेहा ने कहा कि जो की से बने, वह
अधिक परिश्रम करेगी। राम ने कहा मैं बन जाऊंगा। हाँ, परिश्रम करेगी। तो इस तरीके के सेंटेंस में क्या है, यहाँ वह अधिक परिश्रम करेगी, तो वह अधिक परिश्रम करेगी, इसमें क्या है, जो टेढ़े हैं, टेढ़े छपे कुछ और वाक्य में दूसरे तो नेहा ने कहा, ये प्रधान है, और वो अधिक परिश्रम करेगी, उसने जो कहा ना वो गौड़ हो गया। नेहा ने कहा, अब जैसे मैं कहूँ कि अध्यापक ने कहा है, कि क्या कहा है अध्यापक ने, क्या कहा है, तो जिसने कहा, जिसमें कर्ता इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, तो वो चीज क्या हो जाएगा, वो प्रधान उपवाक्य हो गया। ये प्रधान है, और उपवाक्य एक दो और देखें तो पता चलेगा, फिर इंग्लिश के भी देख लेंगे, इंग्लिश और हिंदी में ये चीज एक चलती है। और ये क्या है, ये गौड़ उपवाक्य या आश्रित है, उपवाक्य आश्रित भी लिख सकते हो। अब अगला एक और देखो, यह जीवन में पहली बार हुआ है कि मैं इस तरह घबराया हुआ हूँ। यह जीवन में पहली बार हुआ है कि मैं हुआ है कि पहली बार हुआ है कि मैं इस तरह घबराया हुआ हूँ, इस तरह घबराया हुआ हूँ। तो इसके बाद वाला क्या हो गया, आश्रित। अब एक बार आश्रित और प्रधान के बारे में और इन दोनों के बारे में नेट से भी देख लें तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इनमें डिफरेंस क्या एक्चुअली नहीं। आश्रित, ये आश्रित उपवाक्य है। सर ये पता चल रहा है ना, इसमें एक आश्रित होता है। हाँ, तो की के बाद का जो है वो क्या होगा, आश्रित। ये प्रधान उपवाक्य। अब जरा देखो, दोनों प्रधान, इसमें कुछ चीजें देखनी। संयुक्त वाक्य तथा मिश्रित वाक्य में अंतर। चलिए, देखो जो संयुक्त वाक्य हैं वो कई तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अलग अलग तरीके से हैं, जैसे कि कभी ऐसा होगा कि बोर्ड में क्वेश्चन में बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन डालने कम पड़ जाएंगे, मतलब ऐसे खत्म हो जाएंगे क्वेश्चन। नो सर, रिपीट नहीं करे तो। संयुक्त वाक्य तथा इसके भेद।
इसको देखो, संयुक्त वाक्य को एक बार और देखो। तो सर ये सही है ना, हम समझ गए सर इतने में। संयुक्त वाक्य में जैसे इन्होंने बताया है कि संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं और सभी उपवाक्य प्रधान होते हैं। इसमें सभी उपवाक्य क्या है? सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, ये दोनों क्या हैं? प्रधान है, दोनों इंडिपेंडेंट हैं। इसमें क्या है कि पहली बार हुआ है की के बाद जो है वो गौड़ हो गया। पहली बार कुछ हुआ होगा तो वो गौड़ हो गया। अब सर इसमें की जगह ज्यों ही भी लग सकता है। और इनको किससे मिलाया जाता है? इनको किसी न किसी योजक के द्वारा या अव्यय के द्वारा मिलाया जाता है। अब जरा देखो, सर तो अब दोनों प्रधान है, तो अगर हम ये लिखेंगे कि इधर संयुक्त वाक्य के 5 उदाहरण देखो, सर फिर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। संयुक्त वाक्य के उदाहरण देखिए। देखो, राधा बीमार थी इसलिए स्कूल नहीं आई। इसमें आपको एग्जाम्पल के साथ बताया जा रहा है कि कैसे संयुक्त वाक्य है। राधा बीमार थी इसलिए स्कूल नहीं आई। सर ये मिश्र है ना, हाँ, क्योंकि बीमार थी इसलिए स्कूल नहीं आए। आई। तो अब यहाँ पर देखें कि अगर आप देखो तो ये दो सेंटेंसेस है, दोनों प्रधान है। राधा स्कूल यहाँ में पर या राधा यहाँ पर एक सेंटेंस जो प्रधान उपवाक्य है वो पूर्ण नहीं है। ये ठीक है कि वो अधिक परिश्रम करेगी, नेहा अधिक परिश्रम करेगी, लेकिन एक वाक्य पूर्ण नहीं होगा। जीवन में पहली बार हुआ है, यहाँ ये पूर्ण नहीं है प्रधान उपवाक्य, लेकिन दूसरा पूर्ण है। इसी तरीके से लेकिन यहाँ ये दोनों पूर्ण है और हमने उपयुक्त योजक जोड़ दिया है। तो राधा बीमार थी, वो स्कूल नहीं आई। हमारे पास दो सेंटेंस है, दो प्रधान, तो हमने उसको किस योजक से जोड़ लिया है? इसलिए दो सरल वाक्यों को। इनसे क्या दो सरल वाक्य बनाए जा सकते हैं? इनसे दो सरल बना सकते हो। बहुत सारा बैग रखो ठीक से, ऐसे मत करो, ठीक है? सर टाइम। ये कौन जय कह रहा ना रखने को? सर नहीं। जय नहीं, यही करवा रहा है सब काम तुमसे। वो कितना ये तुम्हें टॉर्चर करता है। मैं स्कूल आया और वह घर चला गया। तो इसके दो साधारण वाक्य बनाओ। घर जाना था। मैं स्कूल आया और वह घर चला गया। इसके दो साधारण बना सकते हो। हाँ हाँ सर। वह घर चला गया, मैं स्कूल आया। मैं स्कूल आया। और उपयुक्त योजक से जोड़, बोलो बात समझ में आई? इसे नहीं बना सकते थे, बन जाएंगे क्या? बहुत सारा नहीं बना सकते। एक और देखो, राम ने परीक्षा में बहुत मेहनत की और राम सफल नहीं हो सका। जरा जोड़ो तो। दो सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड से बनाया जा सकता है। जो बोलो सर राम राम ने ने मेहनत की लेकिन हाँ। वो सफल नहीं हुआ। समझ में आ गई बात? तो ये चीज हो गई। राधा को चोट लगी, राधा रोने लगी। राधा को चोट लगी और वह रोने लगी। तो राधा रोने लगी क्योंकि उसे चोट लगी। दो बार राधा नहीं बोलेंगे। राधा को चोट लगी क्योंकि और वह रोने लगी। ये पूछो। दो अलग-अलग सर, सेंटेंस ये है। कैसे भी तो लिख सकते हैं, राधा रोने लगी क्योंकि उसे चोट लगी। राधा कुछ भी लिख सकती हूँ। राधा को चोट लगी। चोट लगी और राधा रोने लगी, तो क्या लिख सकते हो? और दोनों ही ठीक है। और वह रोने लगी। रोने लगी। अगर मैं इससे कहूं कि आप इसे मिश्र वाक्य बनाओ तो कैसे? सर राधा को राधा रोने लगी क्योंकि नहीं, चोट लगने के के कारण कारण राधा राधा रोने रोने लगी। लगी। तब वो क्या बन जाएगा? मिश्र। उसमें फिर दो इंडिपेंडेंट नहीं बना सकते, वो एक ही हो गया, किसी कारण से हो गया। समझ में आ गई बात? तो ऐसे अगर आपको कहने को दिया जाए, पूनम ने किताब पढ़ी, पूनम उसे समझ नहीं पाई। पूनम ने किताब पढ़ी लेकिन वो उसे समझ समझ नहीं में आ पाई। गई? तो ये हमारे संयुक्त वाक्य हैं। वह सुबह मेरे घर आया, वह शाम को वापस लौट गया। तो वह सुबह मेरे घर आया लेकिन वो शाम को घर वापस और शाम को हो गया। अब देखो यहाँ पर, मैंने उसे देखा, वो रो पड़ा। मैंने उसे देखा और वो रो पड़ा। ये बात समझ में आ गई? तो अब इससे हम रूपांतरित भी कर सकते हैं। सरल से हमने देख लिया है, आप लोग संयुक्त अच्छे से बना ले रहे हैं। हाँ सर। अब आगे देखते हैं कि सर, हमारा सरल से, सर, हाँ सर बाकी भी पढ़ना है सर, चैप्टर कितने अच्छा ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर।
एक मिनट रुको। हाँ, मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य के बारे में भी 5 मिनट बताना। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया कि इसमें 2 होते हैं। मिश्र वाक्य में थोड़ी बहुत जानकारी सभी लोग, इसमें हिंदी व्याकरण में अब इन्होंने मिश्र वाक्य का बताया है कि सरल वाक्य के साथ कोई दूसरा उपवाक्य शामिल होता है जैसे, और इनमें जोड़ने के लिए क्या क्या योजक प्रयुक्त होते हैं। कि मिश्र वाक्य में क्या क्या प्रयुक्त होगा, कि जो अगर ऐसा लग जाए तो फिर क्या होगा, क्योंकि, क्योंकि अभी हम इस सेंटेंस को देख रहे हैं, ठीक है ना। एक हमने बोला था ना, उस पर हमारा ऑब्जर्वेशन बना हुआ है, जैसे कि कौन सा सेंटेंस है देखेंगे तो, ठीक है, इधर है ना, नीचे लिखा है इसमें क्या, नहीं इधर उधर वाला था। हाँ, इधर उधर वाला अभी हम देख रहे हैं, अब इससे मॉनिटर करेंगे, नेट सही बता देगा हमको। तो अब जितना उतना, सर शायद किंतु उसमें लगेगा, जितना मिश्र में उतना, ठीक है, जितना पैसा हो उतना खर्च करो, जैसा वैसा। अब इससे देखने से मुझे लग रहा है कि इधर उधर भी वही होगा, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो ही बता सकेंगे। सर किंतु भी शायद वहाँ पर होगा। यद्यपि, यद्यपि समझते हो, इफ मैंने अधिक मेहनत की, यद्यपि मैं सफल नहीं ना हो हुआ। सका, यद्यपि मैं स्टेशन गया किंतु अपने मित्र को मैं रिसीव ना कर सका। तो इस तरीके से यदि अगर तो, यदि अगर तो, ये सारे दिए गए। अब मेरे ख्याल से इधर उधर भी आएगा, कुछ उदाहरण देख लें। वह कौन सा व्यक्ति है, देखो 2 हैं, इसमें एक प्रधान है और दूसरा आश्रित है। तो वह कौन सा व्यक्ति है जिसने नरेंद्र मोदी का नाम न सुना। वह कौन, जिस सर नरेंद्र मोदी का नाम, अब इसमें आपको बताना है वह कौन सा व्यक्ति है, इसमें प्रधान कौन सा है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने, सर वह व्यक्ति कौन है जिसने, वह व्यक्ति कौन है कि जिसने नरेंद्र मोदी का नाम नहीं कहा। नहीं तो मुझे आश्रित और गौड़ बताओ ना। वह कौन सा व्यक्ति है, सर वह कौन सा व्यक्ति, सर ये आश्रित है, सर नरेंद्र मोदी का नाम, सर ये प्रधान है। नरेंद्र मोदी का नाम ना सुना हो ये आश्रित है, और वह कौन सा जिसने के बाद वाला आश्रित है, और वह कौन सा व्यक्ति है, ये क्या है, प्रधान, ये प्रधान है, ये प्रधान है। इसकी वजह से ही तो दूसरा बन रहा है, ये ना होता तो दूसरा होता। सर जिसने कैसे लगा, जिसने योजक है, सर इसमें तो नहीं लिखा आपने, वह कौन सा व्यक्ति है, सर योजक में नहीं लिखा। जिसने लिखो, जिसने, ऐसे हिंदी में कई योजक हैं जैसे आ जाते हैं, जिसने नरेंद्र। अच्छा आप बताइए, राहुल ने दुकान खरीदी जो उसकी मामा की थी। सर राहुल ने दुकान खरीदी, ये प्रधान है, और जो उसके मामा की थी वो आश्रित है, और जो है वो योजक है। यह वही जोधपुर है जिसे ब्लू सिटी कहा जाता है। सर यह वही जोधपुर है, सर ये प्रधान है, सर जिसे जोधपुर कहा जाता है वो प्रधान। ठीक है, जो औरत बाहर बैठी है वह मेरी दादी है। मेरी दादी है प्रधान, जो औरत बाहर बैठी है वो आश्रित। ऐसा भी हो सकता है। जो औरत बाहर बैठी है वह मेरी दादी है, वह मेरी दादी है। जो के बाद वाला सब क्या है, वो आश्रित है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। जो लड़की कमरे में बैठी है वह मेरी चचेरी बहन है। मेरी चचेरी बहन है प्रधान, और क्या था, जो अच्छा जो लड़की कमरे में बैठी है। अच्छा, अब देखो एक काम और कर लो गजेंद्र। हाँ सर। ठीक है, जब एक्सीडेंट का समाचार मिला तब दिल काफी दुखी हो गया। इसको सरल वाक्य में बदलो, मिश्र से सरल। सर मिश्र से सरल में, सर जब एक्सीडेंट हुआ तब, देखो ये हाथ उठा रहे हैं सर रुक जाओ, सर जब इज्जत का सवाल आया सर एक्सीडेंट हुआ मेरा बोलो। दिल बैठ गया। एक्सीडेंट होने की खबर सुनकर मेरा दिल बैठ गया।
एक्सीडेंट का समाचार सुनते ही मेरा मतलब एक ही में उसी बता दो उसके होने के कारण। एक और बता दो सर हाँ मतलब जिससे पता चल जाए। हाँ। ठीक है। नाउ अपराधी ने कहा मैं पूरी तरह निर्दोष हूँ। क्या किसमें? सरल में। सर सरल में अपराधी एक ही क्रिया डालना, दो नहीं डाल सकते। दो डाल दोगे बात बिगड़ जाएगी। सरल में एक होती है। अब ये कहा और निर्दोष हूँ एक ही ले सकते हो। सर अपराधी निर्दोष है। बोलो गुंजन। सर पुलिस ने कहा अपराधी बोलो। अपराधी के अनुसार वह निर्दोष है, हाँ अपराधी ने खुद को निर्दोष घोषित किया, या फिर अपराधी के अनुसार वह निर्दोष है। ये भी हो सकता है। एक और बता दो, मैं गजेंद्र के लिए पूछ रहा हूँ कि अध्यापिका ने कहा सभी को प्रोजेक्ट का कार्य खुद करना है। सर रुक जाओ। सर प्रोजेक्ट का कार्य सबको खुद करना है ऐसा अध्यापिका ने कहा। बोलो आप बोलो। इनको एक और दे देंगे आप। बोल ठीक है बोल बोलो। क्या अध्यापिका ने कहा कि सबको प्रोजेक्ट का कार्य खुद करना है। अध्यापिका ने बच्चों को प्रोजेक्ट का कार्य खुद करने को कहा है। हाँ एक वर्ग होना चाहिए, ये एक वर्ग नहीं बना पा रहे हैं। नाउ आप बताइए। सर मैं ठीक है नाम में भूल गया। दीपांशु। दीपांशु। चलो विकास ने घर खरीदा। विकास ने घर खरीदा जो उसके चाचा का था। विकास ने अपने चाचा का घर खरीदा। पड़ोसी की मौत की खबर सुनी तब मन दुखी हो गया। सर इसको संयुक्त में बदलो। सर पड़ोसी की मौत की खबर सुनी और मैं उदास हो गया। और मन दुखी हो गया। समझ आया? मिश्र से दोनों में बदल लोगे। और लगा देना, तब ना लगाना, फिर और लगा देना। और इधर उधर यहाँ से हटा दो। ठीक है, इधर उधर का भी कॉमन नहीं होगा। चलो इतना ही रखो। चलो